फैज़ी के घर में बाप की चलती थी तो इन दोनों का रिश्ता बाप की मर्ज़ी से हुआ था। लाख माँ ने चाहा कि वो अपनी भांजी को ब्याह कर ले आए, लेकिन बाप इस बात पर ज़िद रहा कि वो अपनी भतीजी से शादी करवा दे। फैज़ी की ज़िंदगी का फ़ैसला करते हुए कभी बाल मुर्तज़ा की कोर्ट में आती तो कभी नबीला बेगम की कोर्ट में आती। आखिर जीत मुर्तज़ा की हुई और फिर बिजनेस में बढ़ोतरी की खातिर एक नया रिश्ता इस्तवार हुआ। लेकिन यहाँ पीटीवी के ड्रामों वाला हाल हुआ। वही जालिम सास की लड़ाई जिसमें खामोश बहू चुपचाप जुल्म सहती रहती है। फैज़ी ने कोशिश की कि वो निद्दा के लिए कुछ करे, कम से कम माँ की गलती पर उसे कुछ समझाए। बेशक वो माँ की भांजी की जगह पर आई थी, लेकिन वो अब घर का हिस्सा थी, तो भला घर के फ़र्द से ऐसा सलूक कौन करता है। लेकिन वो हमेशा बोलने की कोशिश करता और फिर जो रोक गुलाम कहलवाने के बाद फ़िक़्र खामोशी इख्तियार कर लेता। निद्दा बेशक खूबसूरती में इसकी बहन की तरह नहीं थी, ना ही इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी कि नंद भाविज का कोई मुकाबला किया जा सकता और इनके दरमियान जेलसी होती। लेकिन यहाँ तो खुदा की पहना, अगर कभी हिर्रा को कहा जाता कि वो भाभी का हाथ बिटाए तो फट से जवाब आता कि भाभी, हमें तो नौकरी करने के लिए जाना होता है, तो घर के काम काज करने में निद्दा को क्या मसला है। और एक बात बताएं, जब निद्दा सब काम खामोशी से कर लेती है तो आपको क्यों बोलने की ज़रूरत पेश आती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। क्या वो आपसे शिकायतें लगाती है? और अगर घर का काम इतना मुश्किल है तो आप नौकरानी क्यों नहीं रख लेते। इतनी सफाइयाँ पेश करने से बेहतर था कि वो हिर्रा से ये मौजू ज़ेर बहस ना ही लाता। लेकिन वो खुद भी तो देख सकता था कि अगर वो अपनी माँ से बात कर सकता होता तो शायद किसी और से कहने की ज़रूरत ही ना पेश आती। लेकिन वहाँ तो ना कोई इनका हमदर्द था, ना उन्हें एहसास होता था। तभी इसने खामोशी से एक मुलाजमा का इंतज़ाम कर लिया ताकि कुछ हाथ बढ़ जाएगा, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। वो खामोश था, सोचता था क्या लोगों की शादी इसलिए होती है कि आप घर में मुलाजमा को ले आएँ, एक ऐसी मुलाजमा जिसका कोई अपना घर ना हो, जिसको हर वक्त अजीब नज़रों से देखा जाए। अगर वो पूरा वक्त ये काम मुकम्मल ना करे, थोड़ी सी देर सवेर सबकी नज़रों में उसे गिरा दे। पता नहीं सब ये क्यों नहीं सोचते कि इनकी अपनी बेटियां भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनको इज्जत ना दी गई तो क्या होगा। खैर यहाँ निद्दा भी हर वक्त खामोश रहती, उसे भी अपने लिए कुछ बोलना चाहिए था। यहाँ ज़माना आपकी खामोशी पर आपको रूंध कर गुज़र जाता है, तो बेहतर यही है खुद घट घट कर मरने की बजाय अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। खैर फैज़ी ने ईद के तोहफे में निद्दा को मोबाइल गिफ्ट कर दिया ताकि अगर कभी महीने में एक दफ़ा ससुराल का चक्कर लगा लेता है और फैज़ी के फ़ोन से महीने में एक दो दफ़ा फ़ोन कॉल कर लेती है तो बेहतर ये है वो अब अपनी मर्ज़ी से घर पर बात कर लिया करेगी। निद्दा को भी खुशी थी, कोई तो है जो इसके लिए सोचता है, इसका एहसास करता है। बेशक ना तो यहाँ पहले बुलंद बांग दावे हुए थे कि वो फिल्मी हीरोज़ की तरह सारी दुनिया से लड़ जाता, और ना ही इस पर खाना पकाने, झाड़ू पोछा करने, कपड़े धोने जैसे कामों के अलावा कोई काम होता, तो फिर लड़ाई कैसी। शायद वो ये बात हमेशा भूल जाती थी कि इंसान को कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए, और अगर खुद के लिए वक्त नहीं भी निकलता तो कम से कम इंसान को मोहब्बत और प्यार से काम करवा लेने चाहिए, ना कि हर काम में नुक्स निकाल कर बेइज्जती के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन शायद मनचाही इंसान को हमेशा इज़्ज़त दी जाती है, और मनचाह अगर ना हो तो यूं ही ज़िल्लत सहनी पड़ती है। खैर इन्हीं दिनों हिर्रा की शादी कर दी तो फैज़ी की खुशी का कोई ठिकाना ना था।
वो खुश था कि चलो बहन का फ़र्ज़ तो पूरा हो ही गया, साथ ही निद्दा के लिए आसानी हो जाएगी। उसे छोटी सी किसी गलती पर हीरा से बातें ना सुननी पड़ेंगी। लेकिन शायद जहाँ खुशियाँ कभी चक्कर ना लगाएं वहाँ खुशियाँ रास नहीं आती। फैज़ी और निद्दा की शादी को तकरीबन साल से ज़ायद का अरसा हो चुका था, लेकिन निद्दा के यहाँ अभी तक कोई खुशखबरी ना थी, जिस पर उसे हमेशा की तरह ताने मिलते और वो निगाहें झुकाकर चुपचाप सुनती और अंदर जाकर आंसू बहाती। फैज़ी ने लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन माँ के सामने इसकी भी कहाँ चलती। और फिर बाप को भी इस दफ़ा हार माननी पड़ी। मुर्तज़ा साहब को लगता था कि कुछ रिश्तों का चुनाव करने के लिए हमें कुदरत की तरफ से भी मौक़े मिलते रहते हैं, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करें। इस इंतखाब पर कभी हम ख़ुद को खुशकिस्मत समझते हैं तो कभी हमें अपने इंतखाब पर अफसोस करना पड़ता है। वजह जो भी हो, लेकिन हमें आखिर एहसास हो ही जाता है कि हमारा इंतखाब परफेक्ट नहीं है, और ये बात सच साबित हुई। खैर, निद्दा को कई दफ़ा हिरा पर रश्क आता था, जो हमेशा खुश दिखाई देती थी, लेकिन अब उसे इस औरत पर रश्क आ रहा था जिसने इसकी सौतन बनकर आना था। लेकिन वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? कहाँ से सौतन को ब्याह कर लाने का हौसला लाती? माँ देखे ना आपकी बेटी के साथ क्या होने जा रहा है। अब्बा, आपने क्या सोचकर अपनी बेटी को ब्याया था? भाई, क्या आप भी लोगों को पहचान नहीं पाए? और फैज़ी, तुमसे मैं क्या कहूँ, तुमने तो मुझे अल्लाह रसूल की गवाही में कबूल किया था ना, तो फिर अब मैं तुम्हें कैसे बांट लूँ? क्या तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा था कि तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो? तो मेरी तो पहले इस घर में जगह नहीं थी, तो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल कर मेरे पास कौन सी जगह बचेगी? लेकिन खैर, मैं तुम्हें हमेशा की तरह खामोश नहीं रहूँगी। मैं सब गिले कर लेना चाहती थी। मुझे मकाफ़ाते अमल पर यकीन है, तभी तो मैं डरती हूँ। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मेरे दिल से भुलाए ना भूलने वाले दुख, दर्द और आए खुदा ना करे कि किसी को लगे, लेकिन मैं जानती हूँ खुदा से बड़ा कोई नहीं मेहरबान। मैंने अपना मामला यहीं ख़त्म कर दिया। फैज़ी, अब्बा ने घर से रुखसत होते हुए कहा था, बेटी, इस घर में जा रही हो तो अब वापसी तुम्हारी लाश इस घर से निकलेगी। काश ये ना कहा होता तो मुमकिन है मुझे तलाक के धब्बे के साथ वापसी की राहें खुली मिलती। काश ये ना कहा होता तो मुझे जीने की आस मिल जाती। लेकिन बेफिक्र रहें, वापसी मेरी लाश ही आएगी अब्बा। हो सके तो मुझे बुज़दिल को आप सब माफ़ कर दीजिएगा। निद्दा हर वक्त रोती रहती। आपकी अपनी निद्दा जिस रात फैज़ी राइमा को ब्याह कर लाया, इसकी अगली सुबह निद्दा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। बेड पर खत पड़ा। वो धाड़े मार कर रोया, लेकिन फैज़ी को इतनी देर से एहसास होने का कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए खो चुका था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।